गांव की सुबह अब सामान्य नहीं रही थी। चौपाल पर लोग अब भी रवि और मीरा की बातें कर रहे थे। कुछ उन्हें झूठा समझते थे, कुछ बस डरते थे। लेकिन रवि और मीरा के मन में अब कोई शक नहीं था। जो उन्होंने देखा वो हुआ था। अनाज गोदाम में आया था। अब सवाल ये था, गया कहाँ? अगर गोदाम से अनाज गायब हो गया तो या तो किसी और जगह छुपाया गया है या उसे रातों रात बेच दिया गया। नहीं मीरा, इतना अनाज एक रात में बिक नहीं सकता। और जिस गाड़ी में आया था वो खाली लौटी थी। इसका मतलब है कि अनाज कहीं आसपास ही छिपा है। मीरा और रवि ने गांव के हर बंद पड़े कोठार, पुराने मंदिर की जमीन और यहां तक कि शिवराम के खेतों के पीछे की बाड़ तक टटोल डाली। कई बार उन्हें लगा कि सब व्यर्थ है, पर हर बार दादाजी की बात याद आती थी। झूठ कभी सामने से नहीं हंसता, वो पीछे से वार करता है। एक दिन जब वे पुराने मंदिर की टूटी दीवार के पास पहुंचे, तो मीरा की नजर कुछ ताजी मिट्टी पर पड़ी। रवि, ये मिट्टी देखो। यहाँ हाल ही में कुछ खोदा गया है। बाकी जमीन सूखी है। ये जगह गीली क्यों? और ये देखो, बोरियों के रेशों का टुकड़ा। ये वही झूठ का कपड़ा है जो अनाज की बोरियों में होता है। उन्हें यकीन हो गया, कुछ छिपाया गया है। रवि भागकर गांव से दो तीन विश्वास पात्र नौजवानों को लाता है। फावड़े लेकर सब मिलकर खुदाई शुरू करते हैं। मिट्टी हटती है और नीचे लकड़ी की पट्टियां दिखती हैं। उन्हें हटाते ही एक छोटा सा छिपा हुआ तहखाना दिखता है। ये तो कोई पुराना कोठार है जो मंदिर की जमीन के नीचे छिपाया गया है। और यही है हमारे अनाज का गढ़, चोरी का गढ़। तहखाने में ढेरों बोरियां थीं, ठीक वैसी ही जैसी उस रात गाड़ी से उतारी गई थीं। उन पर अभी भी सरकारी मोहरें थीं, आपदा राहत। शिवराम ने गांव की भूख को बेचकर राहत को अपनी तिजोरी बना लिया था। अब चलो, पूरे गांव को दिखाते हैं सच किसे कहते हैं। ये बोरियां हमारी गवाही बनेंगी। मीरा, रवि और बाकी नौजवानों ने बोरियों को बाहर निकाला और गांव के बीचों बीच चौपाल में रख दिया। लोग इकट्ठा हुए, कुछ स्तब्ध, कुछ शर्मिंदा और कुछ अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। पर बोरियां बोल रही थीं और सच कभी चुप नहीं रहता।